हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज चर्चा करेंगे 5th यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पर हम लोग की चर्चा होगी। तो सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फेनोमेना टेकिंग प्लेस एट द सरफेस और इंटरफेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। फेनोमेना यानी प्रक्रिया जो सरफेस या इंटरफेस पर होता हो। तो सरफेस हम लोग जनरली क्या है, आउटर प्लेन और आउटर पार्ट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो आउटर पार्ट है उसको हम लोग सरफेस कहते हैं। तुम देख रहा होगा, बट ये सरफेस तब होगा जब इसके बगल में ये सॉलिड बॉडी है, उसका ये सरफेस हम लोग जनरली बोलते हैं। बट अगर गौर करोगे तो ये सरफेस नहीं इंटरफेस है। बोलोगे क्यों? इसके ठीक बगल में एयर है जो इसको टच कर रहा है। इसका मतलब दो फेज, एक सॉलिड फेज ये डब्बा और एक गैस यानी एयर। तो दो फेज अगर एक दूसरे को टच करता हो जिस इमेजिनरी लाइन पर लेयर पर, बहुत उसको कहते हैं फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक वाला एक लेयर होता है, यानी एकदम थीन लेयर जो एक दूसरे को, मतलब सॉलिड और सॉलिड के बगल में गैस या गैस के बगल में सॉलिड, उसी को जो पार्टीशन में करता है, डिवाइड कर रहा है, उसको कहते हैं हम लोग इंटरफेस। चूँकि दो फेज को पार्टिसिपेट करता है। अब दो फेज को डिवाइड करने वाला जो प्लेन है या लेयर है उसको हम लोग जो इंटरफेस कहते हैं, उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में स्लैश मैंने ये तीसरा टाइप का लाइन या हाइफन से डिनोट करते हैं। जैसे सॉलिड और गैस का इंटरफेस, तो सॉलिड और गैस लिखकर ये स्लैश लिखेंगे या सॉलिड और गैस लिखकर हाइफन लिखेंगे। ठीक है। अब डेली लाइफ में अगर देखोगे तो कोरोजन के बारे में हम लोग पहले से चर्चा सुनते हैं। इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस होता है जहाँ इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। हेट्रोलाइटिक कैटालिसिस जो हमारे सिलेबस में हालांकि अब नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ फेनोमेना है जो इंटरफेस पर हुआ करता है, इंटरफेस पर हुआ करता है। अब हम लोग को क्या करना है इस चैप्टर में, इस यूनिट में, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और द रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द और द फेनोमेना दैट टेकिंग प्लेस एट द सरफेसेस लाइक एडजॉर्प्शन पढ़ना है हम लोग को। देन हम लोग को कोलवाइड्स पढ़ना है, एडजॉर्प्शन पढ़ना है और कैटालाइसिस वगैरह पढ़नी है हम लोग इस सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एडजॉर्प्शन से। एडजॉर्प्शन तो कहता है बहुत सा सेवरल एग्जाम्पल्स हम लोग को डेली लाइफ में मिल जाएगा where the molecular species are attracted, molecular species attract होता है and retain on the surface of a material or of a solid. Molecular species are attracted and retain at the surface of some material or of some solid. This is called adsorption. Attraction and retention, और retention होकर हो जाएगा एक्यूमुलेशन। तो हम लोग इसको मॉलिक्यूलर स्पेसिस जो होता है, मॉलिक्यूलर स्पेसिस जो होता है नॉर्मली गैसेस होगा हम लोग के सिलेबस में। कुछ केसेस में सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा जो किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो चुका है। इसका डिफिनेशन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस। एडजॉर्प्शन जो है, एक्यूमुलेशन माने जमा होना, एक्यूमुलेशन माने आना और जमा होना। एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस एट द सरफेस, ब्रैकेट में लिख दो, नॉट इन द बल्क में नहीं, बल्क के अंदर नहीं, at the surface of a solid or liquid, liquid. जनरली सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, बट लिक्विड भी डिफिनेशन में डालना पड़ता है क्योंकि लिक्विड का भी केस आता है। एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। चारकोल या सिलिका जेल ले लो। एक कंटेनर में, एक बंद डब्बा में, चैम्बर में तुम सिलिका का जेल ले लो। सिलिका जेल मैंने बालू जो एकदम महीन हो, एकदम महीन बालू ले लो। और अगर उसमें तुम
मॉइस्ट एयर मैंने भींगा एयर ऐसा जिसमें ह्यूमिडिटी है उसको छोड़ दो और थोड़ी देर के बाद जब तुम चेक करोगे तो वहाँ का एयर तुमको ड्राई मिलेगा। क्या हुआ कि सिलिका जेल ने वाटर को अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करके एक्यूमुलेट कर लिया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया, मतलब जमा कर लिया। तो अब क्या मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी वाटर तो वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर स्पेसिस व्हिच एक्यूमुलेट्स एट दी सरफेस, जो किसी के सरफेस पर आके जमा होता हो उसको कहते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट 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 the molecular species or the substance, molecular species या substance that accumulates, जो accumulate हो accumulates at the surface, जो सरफेस पर आके accumulate होता हो adsorbate कहते हैं। और दूसरा है adsorbent। adsorbent अब एडजॉर्बेट क्या हो सकता है? एनी गैस, कोई भी गैस जो है वो एडजॉर्बेट हो जाएगा। अभी जो एग्जाम्पल बोले वाटर का वेपर जो है वो हो गया एडजॉर्बेट हो गया। अगर किसी इंक को अगर किसी चौक में डुबा दोगे, किसी चौक को इंक में डुबा दोगे तो जो डाई है ब्लू रंग का, अगर ब्लू इंक है तो वो तुम्हारा जो इंक है, इंक या डाई, वो भी तुम्हारा एडजॉर्बेट हो जाएगा। अगर तुम राव शुगर सॉल्यूशन, जो गुड़ भी बोलते हैं, उसके सॉल्यूशन को अगर हम लोग एनिमल चारकोल के बेड से होके पास कर देंगे तो कलर्ड वाला जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक डाई कह सकते हो, यानी कलर्ड सब्सटेंस, वो भी तुम्हारा एडजॉर्बेट हो जाएगा। कलर्ड डाई इन द राव शुगर मतलब गुड़, राव शुगर। ये सब एग्जाम्पल है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है? The solid or the substance, generally solid, the substance at the surface of which adsorption take place, जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन होना है। जैसे कि बालू का हमने एग्जाम्पल लिया, महीन बालू। चारकोल इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। तो the material or the substance at the surface of which adsorption takes place. Is called adsorbent। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बालू, महीन बालू हो गया, सिलिका जेल हो गया, वो क्या कहते हैं, चारकोल हो गया, पाउडर्ड चारकोल हो गया एग्जाम्पल। दूसरा है एलुमिना जेल। So these are some of the examples of adsorbent। ये सब कुछ एग्जाम्पल है एडजॉर्बेंट के। अब है ये एडजॉर्प्शन इन एक्शन इन आवर डेली लाइफ। एडजॉर्प्शन इन एक्शन इन आवर डेली लाइफ, एक्शन में है, मतलब ऑटोमेटिकली एक्शन में कहाँ दिखता है? एडजॉर्प्शन इन एक्शन इन आवर डेली लाइफ। एडजॉर्प्शन इन एक्शन तो कहता है क्या है? gases like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, methane, HCl, etc. if kept in a vessel containing powdered charcoal means अगर गैस रखा हुआ है किसी वेसल में, कंटेनर में, उसका प्रेशर तुम नोट कर लो मैनोमीटर लगाकर, फिर उसमें पाउडर्ड चारकोल इमीडिएटली रख दो। थोड़ी देर के बाद देखोगे प्रेशर डिक्रीज हो गया है। प्रेशर क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि वो गैस जो उसमें रखा हुआ था वो गैस उसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया। एडजॉर्ब होने से गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट का रिस्ट्रिक्टेड हो गया। जितना गैस एडजॉर्ब हुआ वो कंसंट्रेट हो गया सरफेस पर। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन ए पोजीशन टू मूव, और जब तक गैस मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा तो वॉल ऑफ द कंटेनर पर कोलाइड नहीं करेगा और प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो प्रेशर का डिक्रीज होना ये बताता है कि एडजॉर्प्शन हुआ। दूसरा क्या है? इन ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, जैसे मिथिलीन ब्लू एक और ऑर्गेनिक डाई का सॉल्यूशन है ना, उसमें एनिमल चारकोल इज केप्ट। अगर एनिमल चारकोल तुम रख के देखोगे और जब उसको फिर बाद में छानने लगोगे तो फिल्ट्रेट बिकम्स कलरलेस। तो कहाँ गया भाई ब्लू कलर?
तो ब्लू कलर एनिमल चारकोल में एडजॉर्ब होकर आ गया। फिल्ट्रेट तो वो हुआ जो एनिमल चारकोल में जो एडजॉर्ब नहीं हुआ, पार हुआ। फिल्ट्रेशन के बाद जो सोल्यूशन पार हुआ उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, वो बिकम्स कलरलेस। तीसरा एग्जाम्पल व्हेन सॉल्यूशन ऑफ raw sugar is passed over beds of animal charcoal। raw solution के raw sugar के सॉल्यूशन को अगर एनिमल चारकोल के बेड से होकर पास करोगे, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब कहाँ गया उसका कलर? raw solution का, raw sugar सॉल्यूशन का एडजॉर्ब हो गया उसमें एनिमल चारकोल में। सिमिलरली अगर कहता है कि एयर कहीं है, मॉइस्ट एयर, उसमें हमको पता है मॉइस्चर है, वो ड्राई हो जाएगा अगर हम उसको रख दें सिलिका जेल वाले कंटेनर में। मैंने जहाँ रखे हुए अगर सिलिका जेल रख दें तो वो ड्राई हो जाएगा। इसका मतलब है उसकी जो मॉइस्चर है वो एडजॉर्ब हो जाएगा, अब क्या है कि द प्रोसेस। अच्छा, ये जितना भी एग्जाम्पल हम लोग जितना भी चर्चा किए उसमें हम लोग देखें कि सॉलिड, जैसे कि एनिमल चारकोल, दो केस में एनिमल चारकोल था, एक में चारकोल लिया पाउडर वाला और एक में लिया सिलिका जेल। ये सब एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि सॉलिड कैन होल्ड, सरफेस ऑफ सॉलिड कैन होल्ड दी क्या कह सकते हो, गैस और लिक्विड सॉल्यूशन या मॉलिक्यूलर स्पेसिस एट देयर सरफेस। और कहता है इसका ठीक उल्टा, ये हुआ एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल। अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एडजॉर्बेंट। किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे से किसी सब्सटेंस को रिमूव करोगे, मॉलिक्यूलर स्पेस को, तो दैट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन, उसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। अब क्या है डिस्टिंक्शन बिटवीन, हम लोग ये एडजॉर्प्शन, यहाँ पर इस स्पेलिंग को देखोगे तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में सिर्फ बी और डी का अंतर है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्जॉर्प्शन, हम बी को बड़ा डी करके लिख देते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। दोनों वर्ड पर देखोगे खाली बी और डी का तरह पूरा स्पेलिंग सेम है। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या अंतर है? कहता है इफ द मॉलिक्यूलर स्पेसिस ऑफ द सब्सटेंस accumulates or concentrate only at the surface and do not go deep into the bulk of the adsorbent। एडजॉर्बेंट के बल्क में अंदर तक नहीं जाए, केवल उसके सरफेस पर आके जमा हो जाए, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एंड इफ द सबमॉलिक्यूलर स्पेसिस और द सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉलिड, पूरे सॉलिड में पूरा समान रूप से फैल जाए, देन दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है अगर अगर चौक को किसी इंक में डुबा देते हैं तो व्हाट हैपेंस, द dye or the blue dye gets adsorbed at the surface of the chalk only। सिर्फ चौक के सरफेस पर ब्लू डाई रह जाएगा, और जो सॉल्वेंट है यानी इंक में जो पानी है that gets distributed throughout the bulk of the chalk। मैंने चौक में अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अंदर तक पूरे चौक में समान रूप से, मैंने पूरा चौक ही भीग जाएगा। और उसका प्रूफ ये है कि चौक जब तुम तोड़ के देखोगे तो अंदर में कलरलेस दिखेगा, वहाँ ब्लू कलर नहीं दिखेगा। इसका मतलब ब्लू कलर केवल ऊपर बन रह गया और पानी पूरे में चला गया। ये दोनों का एग्जाम्पल है, इंक वाला पार्ट एडजॉर्ब हुआ और पानी वाला पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। तो ये हुआ एडजॉर्प्शन। अब ये मतलब इसमें दोनों हो रहा है, जहाँ दोनों हो रहा हो साथ साथ उसको जॉर्प्शन कहते हैं। जॉर्प्शन एड और एब दोनों हटा देंगे, ये भी पार्ट हटा देंगे और ये भी पार्ट हटा देंगे और उसको सिर्फ जॉर्प्शन कहेंगे। ए भी, ये वाला भी और ये वाला भी साथ में सिर्फ जॉर्प्शन करेंगे, जॉर्प्शन लिखेंगे। अब क्या है कि वाटर वेपर अगर सिलिका जेल में अगर हम लोग डालते हैं, मैंने कहीं सिलिका जेल ले लिए किसी कंटेनर में और उसमें वाटर का वेपर्स है या मॉइस्चर है एयर में, तो उसका जो वाटर वेपर्स उसके केवल सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर उसी डब्बे में दूसरा कोई डब्बा लेकर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेकर अगर उसमें मॉइस्चर लेंगे,
पूरा का पूरा कैल्शियम क्लोराइड भीग जाएगा, यानी वेट हो जाएगा, मैंने भीग जाएगा बाहर से लेकर अंदर तक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब है कि मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन का, मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन का, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म। तो हमने अगर कोई मान लो कि चारकोल लिया है, चारकोल, तो तुम देख रहे हो इसका हम सरफेस को डॉट 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 करके दिखा रहे हैं, मान लो दिस इज दी सरफेस, ये हुआ सरफेस ब्लैक, और ये अंदर हो गया बल्क, बल्क, बल्क। तो सरफेस और बल्क के मॉलिक्यूल में क्या अंतर है, देखो जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है इस पर अंदर से तो सिमिलर, इसको कलर नहीं करते, बिना कलर किया हुआ दूसरा दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को इसी तरह का मॉलिक्यूल बगल में भी, अगर ये चौक का चारकोल का बना हुआ है तो चारों तरफ चारकोल के एटम्स हैं, चारकोल के एटम्स हैं, चारकोल के एटम्स हैं, और इस एटम पर हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस एटम इनसाइड द बल्क, ये तो केवल एक नमूना लिया इस एटम का, ऐसा कहीं भी नहीं, यहाँ भी लेते, इसके चारों तरफ इसी तरह का एटम है, चारकोल है तो चारकोल है, तो एक ही तरह के एटम उसको अट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। इसका मतलब है बैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल एंड इट इज एक्सपीरियंसिंग ए बैलेंस्ड फोर्स। तो बल्क के अंदर का कोई भी भाग, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या कोई भी चीज़, वो एक बैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। बट जो सरफेस पर अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर तरफ तो अट्रैक्ट करने वाले सिमिलर पार्टिकल्स है, सिमिलर पार्टिकल्स है, बट ऊपर तरफ कुछ भी नहीं है, या एयर है, एयर है तो एक डिफरेंट हो गया, अंदर है तो चारकोल है, सॉलिड सॉलिड है, ऊपर या तो वैक्यूम है, कुछ नहीं है तो वैक्यूम है, और फिर या तो एयर है। तो सपोज कर अगर वैक्यूम है तो समझो कुछ है ही नहीं। तो ये जो पार्टिकल है, ये इस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है अंदर तरफ बल्क की ओर, और यूँ कह सकते हो कि इसमें एक रेसिडुअल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, यानी ये टेंशन में होगा बेचारा, जब किसी भी पार्टिकल पर अनबैलेंस्ड फोर्स रखेगा तो उसको बैलेंस नहीं रहने देगा, यानी ये पार्टिकल चाहेगा अंदर तरफ हम खिंचा जाए, इसके पास एक सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी। और जब भी किसी के पास एनर्जी होती है, अनबैलेंस्ड कोई होता है, तो स्टेबल होने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मतलब बैलेंस होने की कोशिश करनी पड़ती है। यही परिस्थिति है कि जब इसके आसपास कोई एयर या गैस होता है अगल बगल में, कोई गैस अगर इसके अगल बगल में कहीं पर है, तो ये पार्टिकल गैस को अट्रैक्ट करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है कि कुछ को अट्रैक्शन मिले, नीचे साइड अट्रैक्शन है, ऊपर से कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो कुछ अट्रैक्शन मिले, तो अट्रैक्शन से इट विल बी अंडर बैलेंस्ड फोर्स, मतलब नो रेसिडुअल फोर्स विल बी लेफ्ट। तो अंदर तरफ जो अनबैलेंस्ड फोर्स कर रहा था, तो बाहर के जो गैसेस को मिल गए, उसको गैस को अट्रैक्ट करके ये बैलेंस होना चाहेगा, और यही कारण है कि ये अट्रैक्ट करता है मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस या स्पेसीज, जो भी अगल बगल में चीज़ें मिलती है, वो गैस हो लिक्विड हो, उसको ये अट्रैक्ट करता है इन ऑर्डर टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस होने के लिए ये इस तरह की काम करता है, ठीक है। तो एक तो ये बात है, और ऐसा अगर होगा तो इसकी एनर्जी, अभी इसके पास एनर्जी था, सरफेस एनर्जी, अब इसकी एनर्जी डिक्रीज होने लगी। जब इसकी एनर्जी डिक्रीज होने लगी तो एनर्जी गया कहाँ, एनर्जी का नेदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रेस, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होना इसका मतलब जैसे ही बाहर से गैस, अगल बगल का गैस को अपने आप में ये अट्रैक्ट करके रिटेन करेगा, तो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, एनर्जी विल बी रिलीज, और जहाँ एनर्जी जिस प्रोसेस में रिलीज होता है, सर्टेनली वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो ये प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तब डेल्टा एच बिकम्स नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात अगर गौर करें हम लोग, तो पहले गैस मॉलिक्यूल इधर उधर मूवमेंट में था, बट जब ये एब्जॉर्ब हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो उसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया। इसका मतलब लेस रेंडमनेस हो गया। रेंडमनेस रहता है जब ये मूव करता है, जब नहीं मूव करे तो रेंडमनेस घट जाती है, यानी एंट्रोपी घट गई, यानी एंट्रोपी चेंज भी हो गया नेगेटिव।
तो ये प्रोसेस यानी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, मतलब होगा कि रुक जाएगा, प्रोसेस होते रहेगा स्पॉन्टेनियसली कि रुक जाएगा। उसके लिए हम लोग को मालूम है डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव, और डेल्टा जी का वैल्यू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर एस नेगेटिव है, एस नेगेटिव है, टी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर ये वाला सेकंड वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो रहा है हमें, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए एंड मोर निगेटिव होना चाहिए, सो दैट कि दोनों मिलकर इसका रिजल्ट निगेटिव दे, इसका रिजल्ट निगेटिव दे तो प्रोसेस होगा। अब है क्या, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होते जा रहा है तो उसका रेसिडुअल फोर्स बैलेंस होते जा रहा है, बैलेंस अगर होते जा रहा है तो फिर फर्दर वो अगल बगल का गैस को उतना ज़्यादा धीरे धीरे एडजॉर्ब नहीं करेगा, यानी एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया धीमी पड़ेगी क्योंकि उसके पास रेसिडुअल फोर्स नहीं बच रहा है अट्रैक्ट करने के लिए। और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो एनर्जी की लोअरिंग नहीं होगी, और एनर्जी की लोअरिंग नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज कम होगा, यानी जितना एनर्जी रिलीज कम होगा डेल्टा एच का निगेटिव वैल्यू कम से कम होते जाएगा, और जैसे कम होगा तो इसके बराबर जैसे हो जाएगा, तो ये निगेटिव वाला वैल्यू और पॉजिटिव वाला जैसे इक्वल होगा जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी जैसे जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एंड द एडजॉर्प्शन प्रोसेस विल अटेन इक्विलिब्रियम, विल अटेन इक्विलिब्रियम। अब है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं, एडजॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं। तो कहता है, अभी हमने कहा एडजॉर्बेट जो कि जनरली गैसियस सब्सटेंस, जनरली एडजॉर्बेट जिसको मॉलिक्यूलर स्पेसिस भी बोलते हैं, तो बोलते हैं अगर इफ द adsorbate molecules or the gaseous molecule gets adsorbed to the surface of the adsorbent through weak van der Waals force। अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पर वीक van der Waals फोर्स के जरिए एडजॉर्ब्ड हुआ हो, अट्रैक्ट हुआ हो, एक्यूमुलेट हुआ हो, तब उसको कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और शॉर्ट में इसको कहते हैं फिजीजॉर्प्शन, फिजीजॉर्प्शन। बट यही काम अगर एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस से केमिकल बॉन्ड के द्वारा एडजॉर्प्शन हुआ हो, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करके, चाहे कोवेलेंट या आयोनिक, जिस तरह की भी बॉन्ड बनना हो, तो उस एडजॉर्प्शन का नाम हो जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। अब क्या है, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए या केमिकल बॉन्ड बनाने माने केमिकल रिएक्शन होना, तो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आए और केमिकल रिएक्शन करे। हम लोग को पता है केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन माने उतना एनर्जी जब तक नहीं मिलेगा और रिएक्शन होगा ही नहीं, यानी उस तरह का एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। इसीलिए इसको प्रायः या मोस्टली एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, केमिजॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। कई बार क्या होता है कि इनिशियली कोई एडजॉर्प्शन फिजिकल नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल, निकेल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस पहले डालोगे तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सीधे फिजिकल एडजॉर्प्शन के जरिए, यानी van der Waals फोर्स नियम है, निकेल का सरफेस अनबैलेंस्ड फोर्स में है, सरफेस उसका रेसिडुअल फोर्स उस पर काम कर रहा है, तो जो भी हाइड्रोजन गैस मिला उसको अट्रैक्ट कर लिया, van der Waals फोर्स अट्रैक्ट करके चिपका लिया अपने सरफेस पर, कहते हैं van der Waals फोर्स लग गया, फिजिजॉर्प्शन। लेकिन हम लोग जानते हैं जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होता है वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है मैंने हीट रिलीज होती है, तो उस हीट से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन का एटम बनाएंगे, और जैसे हाइड्रोजन का एटम बनाएंगे निकेल के सरफेस के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड जब बन गया तो केमिजॉर्प्शन। इसका मतलब शुरू में यानी लो टेम्परेचर पर फिजिजॉर्प्शन हुआ, और धीरे धीरे प्रोसेस जब उसमें टेम्परेचर हाई हुआ एडजॉर्प्शन की वजह से, तो वो केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया। तो एक फिजिजॉर्प्शन का प्रोसेस भी हाई टेम्परेचर पर जाकर केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब है क्या, एडजॉर्प्शन के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ऑफ एडजॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीजी जॉर्प्शन पहले पढ़े। फ्रीजी जॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक नेचर नहीं है, मतलब कोई एडजॉर्बेंट है, फॉर एग्जांपल पाउडर है चारकोल या सिलिका का जेल है, चारकोल का पाउडर, तो ये नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन गैस आके एक्यूमुलेट होगा, हाइड्रोजन नहीं एक्यूमुलेट होगा, उसका सरफेस तो ऐसे ही क्या कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के अंतर्गत है। अनबैलेंस्ड फोर्स में रेसिडुअल फोर्स काम कर रहा है, वो तो चाहेगा अगल बगल में कोई भी मॉलिक्यूल मिले हम अट्रैक्ट कर ले, कोई प्रीफरेंस नहीं है कि इसको करें उसको करें, उसको करें उसको ना करें। इसीलिए इसको कहते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब एनी गैस और एनी एडजॉर्बेंट कैन गेट एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, क्योंकि वैन डर फोर्स काम करना, और वैन डर फोर्स के लिए कोई चॉइस नहीं है, कोई भी सब्सटेंस किसी के साथ वैन डर फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इसको कहते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड करेगा। कह रहे खाली लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी में एडजॉर्प्शन होगा, बट कम होगा कि बेसी होगा, इसलिए डिपेंड करेगा कि एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल इजीली लिक्विफाइबल गैस, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, TC हाई, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, R या गेट्स आर मोर रेडिली, आसानी से गेट एडजॉर्ब, ये आसानी से एडजॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल अगर हम ले लें, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल ले लें, और जिस चैम्बर में रखें उसमें SO2 गैस दे दें, SO2 गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन है, तो ये ज़्यादा एडजॉर्ब होगा देन मीथेन गैस जिसका कि क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है, और इससे ये कम और इससे भी कम होगा हाइड्रोजन गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है। तो क्या होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। तो 630 केल्विन मैंने नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं, वो एडजॉर्ब हो गया। तो एक तो ये हुआ नेचर, इजीली लिक्विफाइबल है तो ज़्यादा एडजॉर्ब होगा, और तुम देखोगे गौर करोगे तो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जनरली मोर पॉइजनस होते हैं। तीसरा है रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर होता है फ्रीजी जॉर्प्शन का, रिवर्सिबल नेचर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्सिबल नेचर। तो कहता है कि एक सॉलिड को और एक सॉलिड के सरफेस पर एक गैस मिला है, एडजॉर्प्शन हुआ है सॉलिड ऑब्लिक गैस, और अभी हम लोग पढ़े एडजॉर्प्शन जहाँ पे होगा वहाँ हीट इवॉल्व होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या है, जब सॉलिड अलग रखा हुआ था, एक चारकोल का पाउडर या जो भी था या सिलिका जेल, और गैस था अलग से, तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एंड कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब जब वो कॉन्सेंट आके एक्यूमुलेट हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, इसका मतलब है क्या, उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया, उसका प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो जगह भी तो अब कम ले रहा है क्योंकि वो सरफेस पर आ गया, वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे, प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं बाहर से, जिस डब्बे पर रखे हैं गैस को, चारकोल को और गैस को, और हम चाह रहे हैं ऊपर से अगर वो पिस्टन लगा हुआ तो पिस्टन को हम कंप्रेस करके दबा दें, तो प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, तो कम वॉल्यूम चाहिए, कम वॉल्यूम पे गैस को वॉल्यूम अगर कम चाहिए तो उसके सरफेस पर चिपक जाओ भाई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चिपको, ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्प्शन हो जाए, यानी एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर।
इसका ठीक उल्टा, प्रेशर चैम्बर पिस्टन को तुम हटाते जाओ, बाहर लेते जाओ, तो प्रेशर जैसे जैसे कम करोगे एडजॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ना है। प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जो चिपका हुआ यानी एडजॉर्ब किए हुए गैस मॉलिक्यूल भी फ्री हो जाए। दिस इज वन थिंग। अब हीट के बारे में प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, तो ले से तेलिए प्रिंसिपल 11 में बोलता है अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो और हीट करने का कोशिश मत करो, वो प्रोसेस तभी बढ़िया से होगा जब वो लो टेम्परेचर पर हो। तो अगर सॉलिड के सरफेस पर गैस के एब्जॉर्ब होने से, एक्यूमुलेट होने से हीट निकलता हो, तो चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब हो तो हीट कम रखो यानी लो टेम्परेचर रखो, और हाई टेम्परेचर करोगे तो उल्टा हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो उसके सरफेस से छिटक कर भागेगा यानी रिमूव हो जाएगा यानी डिजॉर्प्शन। तो दिस इज थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। फोर्थ फैक्टर है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, जब हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि एडजॉर्प्शन हो रहा है सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, तो सरफेस उसके पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना एडजॉर्प्शन होगा, और सरफेस कब ज़्यादा रहेगा, सरफेस एरिया कब ज़्यादा रहेगा, वेयर इट विल बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, यानी जब जितना फाइनली ब्रोकन या स्मॉलर फाइनली पाउडर्ड फॉर्म ऑफ चारकोल लेंगे या कोई भी एडजॉर्बेंट लेंगे, देन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी मोर एंड मोर। बट यही फेनोमेना है कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए यानी फाइनली पाउडर होना चाहिए। चारकोल हो, कोई मेटल हो, तो जितना फाइनली पाउडर्ड होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा एंड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल इंक्रीज। पांचवा है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इंथैल्पी ऑफ